आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का साहचर्य गुण। क्या आपको पता है कि हम किन्हीं भी तीन पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ सकते हैं या इनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार समूह बनाकर इनका व्यवकलन या विभाजन नहीं कर सकते। पूर्णांकों के इस गुण को साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। यह गुण हमें संक्रियाओं को समूह बनाकर यानी कि कोष्ठकों के उपयोग से हल करना सिखाता है। आइए इसे समझें। हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि क्या पूर्णांकों के लिए योग सहचारी यानी एसोसिएटिव है या नहीं। इसे पता करने के लिए हम तीन पूर्णांकों को जोड़ेंगे। मान लीजिए हमें ऋण 4, ऋण 9 और 11 को जोड़ना है। अगर हम ऋण 4 और ऋण 9 का समूह बनाते हैं तो इनका परिणाम होगा ऋण 13। फिर हम इसमें 11 जोड़ेंगे, इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2। इसी तरह अगर हम ऋण 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इस समूह का कुल मान होगा 2 और फिर हम इसमें ऋण 4 जोड़ते हैं तो हमें तीनों का कुल मान प्राप्त होगा ऋण 2। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, यानी कि हम पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ सकते हैं। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a धन b धन c बराबर a धन b धन c है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम ऋण 4, ऋण 9 और 11 का योग करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बना सकते हैं। क्या इनका व्यवकलन करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाया जा सकता है? क्या ऐसा करने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम ऋण 4 और ऋण 9 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा 5। फिर हम इसमें से 11 का व्यवकलन करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 6। इसी तरह अगर हम ऋण 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा ऋण 20। ऋण 4 से ऋण 20 को घटाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 16। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है? सोचिए। इससे हमें पता चलता है कि हम पूर्णांकों का व्यवकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार से समूह नहीं बना सकते। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a ऋण b ऋण c a ऋण b ऋण c के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के गुणन की और पता करेंगे कि क्या पूर्णांकों के लिए गुणन सहचारी है या नहीं। मान लीजिए हमें ऋण 3, 4 और ऋण 5 के गुणन का परिणाम यानी गुणनफल पता करना है। अगर हम ऋण 3 और 4 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 60। इसी प्रकार अगर हम 4 और ऋण 5 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस स्थिति में भी हमें परिणाम प्राप्त होगा 60। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a गुना b गुणा c बराबर है a गुना b गुणा c के, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। अब क्या आप पता कर सकते हैं कि पूर्णांकों का विभाजन सहचारी है या नहीं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए ऋण 16, 4 और ऋण 2 के विभाजन का परिणाम यानी भागफल पता करना है। अगर हम ऋण 16 और 4 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 2। इसी प्रकार अगर हम 4 और ऋण 2 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस स्थिति में हमें परिणाम प्राप्त होगा 8। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a विभाजित b विभाजित c a विभाजित b विभाजित c के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पूर्णांकों का योग और गुणन साहचर्य है, जबकि व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा पूर्णांकों का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के साहचर्य गुण के उदाहरण।
मान लीजिए हम इमली के एक बीज का मान ऋण 3 मानते हैं। अगर हम 5 बीजों का एक समूह ऐसे 12 समूह बनाते हैं तो इन सभी बीजों का कुल मान क्या होगा? 5 बीजों का एक समूह ऐसे 12 समूह पर बीजों की कुल संख्या 12 गुना 5 से पता की जा सकती है। यहाँ एक बीज का मान ऋण 3 है। सभी बीजों का कुल मान पता करने के लिए हमें 12 गुना 5 को ऋण 3 से गुणा करना होगा। चूँकि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम पूर्णांकों के गुणन में किन्हीं भी दो पूर्णांकों का समूह बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम ऋण 3 और 12 का समूह बना सकते हैं या 12 और 5 का समूह बना सकते हैं। अगर हम ऋण 3 और 12 का समूह बनाकर हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 180। अगर हम 12 और 5 का समूह बनाकर हल करेंगे तो भी हमें यही परिणाम प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। किसी भी प्रकार समूह बनाकर हल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 180, जो हमें बताता है कि इमली के सभी बीजों का कुल मान ऋण 180 है। अगला उदाहरण, किसी बैंक के खाता बही में जमा धनराशि को धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है और निकाली गई धनराशि को ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है। बैंक में दिनेश का खाता है। कुछ दिन पहले दिनेश के बैंक खाते में 3,589 रुपए शेष धनराशि थी। सोमवार को वह अपने खाते में 1,325 रुपए जमा करता है, लेकिन कुछ दिन बाद खेती का सामान खरीदने के लिए 4,575 रुपए निकालता है। तो अब उसके खाते में कितनी धनराशि बची? दिनेश के बैंक खाते में 3,589 रुपए जमा थे, जिसकी उसे खाता बही में धन 3,589 से अंकित किया जाएगा। उसने सोमवार को खाते में 1,325 रुपए जमा किए, जिसे उसकी खाता बही में धन 1,325 से अंकित किया जाएगा। कुछ दिन बाद वह अपने बैंक खाते से 4,575 रुपए निकालता है, जिसे उसके खाता बही में ऋण 4,575 से अंकित किया जाएगा। दिनेश के बैंक खाते में अब कितनी धनराशि शेष है, यह पता करने के लिए तीनों धनराशियों का योग करना होगा। चूँकि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है, इसलिए हम पूर्णांकों के योग में किन्हीं भी दो पूर्णांकों का समूह बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम 3,589 और 1,325 का समूह बना सकते हैं, या 1,325 और ऋण 4,575 का समूह बना सकते हैं। अगर हम 3,589 और 1,325 का समूह बनाकर इस उदाहरण को हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 339। अगर हम 1,325 और ऋण 4,575 का समूह बनाकर हल करेंगे तो भी हमें यही परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि 339। इसलिए दिनेश के खाता बही में शेष धनराशि धन 339 से अंकित की जाएगी। तो आज हमने देखे पूर्णांकों के साहचर्य गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, पुनीत और प्रिया को ऋण 34, 25 और 4 के व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करना था। पुनीत ने इसे ऋण 34 और 25 का समूह बनाकर हल किया और परिणाम प्राप्त किया ऋण 63। प्रिया ने इसे 25 और 4 का समूह बनाकर हल किया और परिणाम प्राप्त किया ऋण 55। तो बताइए कौन सही है? पूर्णांकों का व्यवकलन करते समय कई बार यह नजरअंदाज कर दिया जाता है कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन सहचारी यानी एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a ऋण b ऋण c a ऋण b ऋण c के बराबर नहीं है। यहाँ प्रिया ने इसे 25 और 4 का समूह बनाकर हल किया है, जिससे उसे ऋण 55 यह गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। सही समझ यह है कि व्यवकलन करने के लिए पहले दो पूर्णांकों का व्यवकलन किया जाना चाहिए, फिर परिणाम से तीसरे पूर्णांक का व्यवकलन किया जाना चाहिए। इसलिए पुनीत का जवाब सही है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2, साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद शिक्षक ने गृह कार्य के लिए बच्चों को सवाल दिया, ऋण 312 विभाजित 6 विभाजित 2 का परिणाम ज्ञात कीजिए। संध्या ने इसका जवाब ऋण 104 प्राप्त किया और वरुण ने ऋण 26 प्राप्त किया। आपके विचार में कौन सही है? अक्सर बच्चे यह नजरअंदाज कर देते हैं कि पूर्णांकों का विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b और c के लिए a विभाजित b विभाजित c
A विभाजित B विभाजित C के बराबर नहीं है। वे देखते हैं कि 6 को 2 से विभाजित करना ऋण 312 को 6 से विभाजित करने से आसान है, इसलिए वे पहले 6 को 2 से विभाजित कर लेते हैं और फिर इसके परिणाम 3 से ऋण 312 को विभाजित करते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होता है ऋण 104। यह एक गलत समझ है। पूर्णांकों का विभाजन साहचर्य नहीं है, इसलिए दिए उदाहरण को हल करने के लिए हम 6 और 2 का समूह नहीं बना सकते। इसे हल करने के लिए पहले हमें ऋण 312 और 6 का समूह बनाना होगा। इस समूह को हल करने पर इसका मान प्राप्त होगा ऋण 52। फिर हमें ऋण 52 को 2 से विभाजित करना होगा। इससे सही परिणाम प्राप्त होगा ऋण 26। इसलिए हम कह सकते हैं कि संध्या ने गलत जवाब दिया है और वरुण ने सही। मिथ्या धारणा 3। सुधीर और नयन ऋण 16 गुना 2 गुना 5 को हल कर रहे थे। उन्होंने इसे निम्न प्रकार से हल किया। पता कीजिए कौन सही है। कई बार बच्चे कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे सुधीर को गलत जवाब प्राप्त हुआ है। सही समझ यह है कि पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं और फिर परिणाम के साथ कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणा करते हैं। इससे नयन को सही जवाब प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखी पूर्णांकों के साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के संदर्भ में निम्नलिखित गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पूर्णांक का शून्य के साथ योग क्या आएगा? चलिए जानते हैं। मान लीजिए एक सेब का मान है (1) और एक संतरे का मान है ऋण 1। जब टोकरी में एक भी फल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि टोकरी का मान 0 है। अब अगर हम टोकरी में 10 सेब रखते हैं तो टोकरी का मान क्या होगा? सोचिए। सही सोचा। पहले टोकरी का मान 0 था, लेकिन 10 सेब रखे जाने पर टोकरी का मान अब (10) हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 0 के साथ 10 जोड़े जाने पर परिणाम 10 ही आता है। इसी प्रकार अगर हम खाली टोकरी में 8 संतरे रखते हैं तो टोकरी का मान बन जाएगा 0 धन ऋण 8 बराबर ऋण 8। इसी प्रकार से किसी भी पूर्णांक a को 0 के साथ जोड़ने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है। चूँकि 0 के जोड़े जाने से पूर्णांक नहीं बदलता, इसलिए हम कहते हैं कि 0 पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब चलिए जानते हैं पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुण। लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ किसी पूर्णांक का गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है? सोचिए। सही सोचा। वह संख्या है 1। आइए इसे समझें। मान लीजिए हमने कुछ लाल और कुछ नीले बटन लिए। लाल बटन का मान हमने (1) माना और नीले बटन का मान ऋण 1 माना। अगर हम 10 लाल बटन लेते हैं और इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो इनका मान 1 गुना 10 से प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा (10). इसी तरह अगर हम 10 नीले बटन लेते हैं और इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो इनका मान 1 गुना ऋण 10 से प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा ऋण 10। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी पूर्णांक का 1 के साथ गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में a गुणा 1 बराबर a और या 1 गुणा a बराबर a। इसलिए एक गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक है। क्या ऋण 1 भी एक गुणात्मक तत्समक है? सोचिए। बिल्कुल सही। ऋण 1 से गुणा करने पर पूर्णांक का मान बदल जाता है, इसलिए ऋण 1 को हम गुणात्मक तत्समक नहीं कह सकते। अब आइए योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ बनाएं। मान लीजिए आप स्थान 0 पर खड़े हैं। आपके दाईं ओर का अंतर धनात्मक पूर्णांक से मापा जाता है और बाईं ओर का अंतर ऋणात्मक पूर्णांक से। यदि आप 7 मीटर बाईं ओर जाते हो तो आप ऋण 7 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 7 मीटर दाईं ओर जाते हो तो आप 7 पर पहुंच जाएंगे। यह आपने समान अंतर तय किया, लेकिन विपरीत दिशाओं में किया। यानी कि ऋण 7 और 7 0 से बराबर अंतर पर है, लेकिन विपरीत दिशाओं में है।
ऐसे दो पूर्णांक जिनका स्थान शून्य से विपरीत दिशाओं में समान अंतर पर हो तो वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 शून्य के दाईं ओर है, जबकि ऋण 3 शून्य के बाईं ओर, लेकिन दोनों का अंतर शून्य से 3 कदमों पर है, इसलिए 3 और ऋण 3 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। जरा सोचिए, ऐसी संख्याओं के योग का परिणाम क्या होगा? सोचिए सोचिए। सही सोचा, ऐसी संख्याओं का योग होता है 0। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग 0 हो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो आज हमने सीखा पूर्णांकों के संदर्भ में निम्नलिखित गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों के उदाहरण। एक दिन कक्षा में पहेलियों का खेल खेला जा रहा था। राजेश ने आगे आकर पहेली सुनाई। मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो 1 से गुणा कर ऋण 10 गुणनफल देती हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ। इस पर मिताली ने ऋण 10 जवाब दिया। क्या मिताली का जवाब सही है? आइए इस पहेली को गणितीय रूप में व्यक्त करें। हमें एक ऐसी संख्या का पता करना है जो 1 से गुणा कर गुणनफल ऋण 10 देती है। क्या आप बता सकते हैं कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। एक गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी पूर्णांक का 1 के साथ गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में 1 गुणा a बराबर a। इस समझ के साथ हम पता कर सकते हैं कि रिक्त स्थान पर संख्या ऋण 10 लिखी जाएगी, यानी कि मिताली ने पहेली का सही जवाब दिया है। अगला उदाहरण। एक प्रतियोगिता में सही जवाब के लिए धन 1 अंक दिया जाता है और गलत जवाब देने पर ऋण 1 अंक दिया जाता है। विपुल ने इस प्रतियोगिता में 24 सवालों के सही जवाब दिए और कुछ सवालों के गलत जवाब दिए। यदि प्रतियोगिता में उसे 0 अंक प्राप्त हुए होंगे तो पता कीजिए उसने कितने सवालों के गलत जवाब दिए। प्रतियोगिता में सही जवाब के लिए धन 1 अंक दिया जाता है और गलत जवाब देने पर ऋण 1 अंक दिया जाता है। चूंकि विपुल ने 24 सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए इन जवाबों के लिए विपुल को 24 गुना धन 1 बराबर धन 24 अंक दिए जाएंगे। हमें पता करना है कि उसने कितने सवालों के गलत जवाब दिए, जिससे उसके कुल अंक 0 हुए। हम कह सकते हैं कि सही जवाबों से प्राप्त अंक धन गलत जवाबों से प्राप्त अंक बराबर 0, यानी कि धन 24 धन गलत जवाबों से प्राप्त अंक बराबर 0। तो बताइए गलत जवाबों से प्राप्त अंक कितने होंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग 0 तब आता है जब वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होते हैं। धन 24 का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा ऋण 24। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विपुल को गलत जवाबों से प्राप्त अंक है ऋण 24। चूंकि एक गलत जवाब देने पर ऋण 1 अंक दिया जाता है, इसलिए ऋण 24 अंकों के लिए जरूर विपुल ने 24 गलत जवाब दिए होंगे। आज हमने देखे पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों के उदाहरण। अगले वीडियो में जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? कई बार बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक की समझ में उलझन होती है। इस उलझन के कारण कई बार 0 को एक गुणात्मक तत्समक और 1 को योज्य तत्समक समझा जाता है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। इसी तरह 1 के साथ साथ ऋण 1 को भी गुणात्मक तत्समक मान लिया जाता है। बच्चे यह नजरअंदाज करते हैं कि ऋण 1 से गुणा करने पर संख्या का चिन्ह बदलता है। वे सिर्फ सांख्यिक मान यानी न्यूमरल वैल्यू के आधार पर समझते हैं कि ऋण 1 भी गुणात्मक तत्समक है। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि 1 से किसी पूर्णांक का गुणा किए जाने पर
परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए 1 पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, 0 एक योज्य तत्समक है, इस कथन के लिए कौन सा उदाहरण सही है? कुछ बच्चे यह नजरअंदाज करते हैं कि योज्य तत्समक योग का गुण है। ऑप्शन 2 में ऋण 4 से 0 का व्यवकलन करने पर परिणाम ऋण 4 ही आया है, लेकिन यहाँ व्यवकलन किया जा रहा है, न कि योग। इसलिए यह उदाहरण 0 एक योज्य तत्समक है इस कथन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चे यह समझ लेते हैं कि 0 को किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाने पर परिणाम 0 आता है, इसलिए 0 एक योज्य तत्समक है। यह गलत समझ है। इस समझ के कारण ऑप्शन 1 यह जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चों को योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स के समझ में उलझन होती है। इस कारण वे योज्य तत्समक गुण का सही उदाहरण ऑप्शन 3 मान लेते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ऑप्शन 3 में दिया उदाहरण योज्य प्रतिलोम गुण के लिए उपयुक्त उदाहरण है। यह उदाहरण दर्शाता है कि 4 और ऋण 4 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। सही समझ यह है कि 0 के साथ किसी भी पूर्णांक के जोड़े जाने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है, जैसे ऋण 4 धन 0 बराबर ऋण 4 या 0 धन ऋण 4 बराबर ऋण 4। इसलिए 0 एक योज्य तत्समक है। इस समझ के साथ ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। आज हमने देखी पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं।